आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। करंट सिनारियो में आप अगर किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इकोलॉजी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए और आज के समय में इकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक को इन जनरल समझना भी चाहिए। चलिए इकोलॉजिकल रिजर्व और इकोलॉजिकल डेफिसिट में क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं। इकोलॉजिकल रिजर्व क्या है? जब भी किसी एरिया का या किसी नेशन का बायो कैपेसिटी उसके इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से ज़्यादा होता है तो इस कंडीशन को इकोलॉजिकल रिजर्व कहते हैं। उसी तरह इसका जस्ट अपोजिट इकोलॉजिकल डेफिसिट होता है। ये क्या है कि जब किसी एरिया या नेशन का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट उसके बायो कैपेसिटी से ज़्यादा होता है तो इसको इकोलॉजिकल डेफिसिट कहते हैं। इकोलॉजिकल रिजर्व इज आल्सो नोन एज बायो कैपेसिटी रिजर्व। उसी तरह इकोलॉजिकल डेफिसिट इज आल्सो नोन एज बायो कैपेसिटी डेफिसिट। हमने यहाँ पे दो टर्म देखा, एक बायो कैपेसिटी और एक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो बायो कैपेसिटी और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है उसको भी देख लेते हैं। बायो कैपेसिटी क्या होता है? बायो कैपेसिटी का मतलब होता है कि जो हमारा प्लेनेट अर्थ है वो कंटिन्यूसली क्या इकोलॉजिकल एसेट्स सप्लाई कर सकता है। तो ये कंटिन्यूअस सप्लाई है इकोलॉजिकल एसेट्स का। किसके द्वारा? हमारे नेचर प्लेनेट अर्थ के द्वारा। और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है? यह है कंटिन्यूअस डिमांड है। किसके लिए? इकोलॉजिकल एसेट्स के लिए। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और बायो कैपेसिटी एक ही चीज को डिनोट करते हैं, लेकिन बायो कैपेसिटी सप्लाई साइड है और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट उसी का डिमांड साइड है। देखिए वही मैंने जो बोला कि बायो कैपेसिटी मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज द अर्थ कैन प्रोवाइड, मतलब जो हमें प्लेनेट अर्थ नेचुरल रिसोर्स या इकोलॉजिकल एसेट्स प्रोवाइड करता है उसी को बायो कैपेसिटी कहते हैं। और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है? ये डिमांड साइड है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है और जो हम वेस्ट क्रिएट करते हैं उसके एब्जॉर्प्शन के लिए या उसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए भी तो हमें इकोलॉजिकल एसेट की जरूरत पड़ेगी। तो यह कंडीशन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है। बस ये ध्यान रखिए कि बायो कैपेसिटी सप्लाई साइड है और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट डिमांड साइड है। बायो कैपेसिटी मेनली 5 कंपोनेंट को डिनोट करता है और आज के समय में एक छठा कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, उसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहले यहाँ 5 को देख लीजिए। पहला क्या है? क्रॉप लैंड। दूसरा क्या है? ग्रेजिंग लैंड। तीसरा क्या है? फॉरेस्ट लैंड। चौथा क्या है? फिशिंग ग्राउंड। और पांचवा क्या है? बिल्ट अप लैंड। ये बायो कैपेसिटी में ये 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आते हैं और एक छठा भी कंपोनेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या इंक्लूड कर रहा है। जो बायो कैपेसिटी प्रोवाइड करती है उससे क्या डिमांड निकलता है या क्या डिमांड पूरा होता है, वही इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है। फूड एंड फाइबर हमें कहाँ से मिलेगा? क्रॉपलैंड से मिलेगा। लाइव स्टॉक ग्रेजिंग कहाँ करेंगे? ग्रेजिंग लैंड में। टिम्बर और पेपर कहाँ हमें मिलेगा? फॉरेस्ट लैंड से। फिश प्रोडक्ट हमें कहाँ से मिलेगा? फिशिंग ग्राउंड, जो भी पॉन्ड्स, ओशन या रिवर्स हैं वहाँ से हमें फिश मिलेगा। और बिल्टअप लैंड वही हुआ कि स्पेस फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बायो कैपेसिटी और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में डिफरेंस है। तो जब बायो कैपेसिटी ज़्यादा होता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से तो इसको इकोलॉजिकल रिजर्व कहते हैं, और जब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बायो कैपेसिटी से ज़्यादा होता है तो इसको इकोलॉजिकल डेफिसिट कहते हैं। तो यही मतलब है कि मान लीजिए हमें फूड की बहुत ज़रूरत है, एक कंट्री को या एक एरिया को फूड की ज़रूरत है, लेकिन उसको सप्लाई करने के लिए सफिशिएंट क्रॉपलैंड नहीं है, तो वो एरिया इकोलॉजिकल डेफिसिट में कहलाएगा। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और बायो कैपेसिटी को थोड़ा अच्छे तरीके से और समझ लें, क्योंकि जब आपको कभी एग्जाम पर्पज से अगर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आएगा तो ये पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल होंगे। जैसे मैंने बताया कि किसी एरिया का भी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है और किसी नेशन का, तो किसी भी सिटी या स्टेट या नेशन का जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो उसके बायो कैपेसिटी से कंपेयर किया जा सकता है।
और जैसे मैंने बताया कि एक कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 6th कंपोनेंट है, उसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट कंपोनेंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का एक कंपोनेंट है कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन फुटप्रिंट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में लैंड और वाटर एरिया का रिक्वायरमेंट होता है। किस लिए? जो हम वेस्ट क्रिएट करते हैं, स्पेशली कार्बन इमिशन, उसे एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, तो ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में तो डिमांड साइड हो जाएगा। सप्लाई साइड मतलब बायोकैपेसिटी में क्या होगा कि वो लैंड या वाटर एरिया जो कि रिक्वायर होता है कार्बन इमिशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो उसी को बायोकैपेसिटी के सेंस में हम कार्बन फुटप्रिंट कहेंगे, और उसी को डिमांड के सेंस में इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी कहेंगे। मतलब कार्बन फुटप्रिंट दोनों में होगा। अगर हम वेस्ट क्रिएट करते हैं और उसे एब्जॉर्ब करने के लिए हमें एरिया की जरूरत पड़ती है, तब हम कार्बन फुटप्रिंट को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में इनकॉर्पोरेट करेंगे, और मदर अर्थ प्लेनेट जो भी एरिया यूज करती है कार्बन इमिशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो उसके बायोकैपेसिटी पार्ट का कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। यह क्यों इतना क्रिटिकल है? क्योंकि अगर आज के डेट में देखेंगे तो 60% जो है ह्यूमैनिटी के ओवरऑल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का 60% कार्बन फुटप्रिंट है। मतलब आप समझ लीजिए कि 40% रेस्ट 5 हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के पार्ट, लेकिन आज के डेट में 60% कार्बन फुटप्रिंट टोटल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का पार्ट है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन हम लोग कर रहे हैं। और ये दोनों कॉन्सेप्ट, चाहे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हो या बायोकैपेसिटी हो, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा। और यह इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हो या बायोकैपेसिटी, ये किस में क्वांटिफाई किया जाता है? ग्लोबल हेक्टेयर्स में, जो कि ग्लोबली कंपेरेबल है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को ज़्यादा डिटेल में समझना हो तो मेरे दूसरे वीडियो को देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और बायोकैपेसिटी को यहीं पे कंपेयर फिर से कर लेते हैं। देखिए, ये जो 6 कंपोनेंट हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और बायोकैपेसिटी के, वो क्या क्या है? कार्बन फुटप्रिंट, बिल्ट अप लैंड, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड एंड पास्चर। पास्चर मीन्स लाइक ग्रेजिंग लैंड, और फिशरीज। तो देखिए, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और हम फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, तो कार्बन इमिशन होता है। जब कार्बन इमिशन होगा तो उसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमें एरिया की जरूरत पड़ेगी। वो क्या डिनोट करता है? कार्बन फुटप्रिंट बायोकैपेसिटी में एज वेल एज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में। बिल्ट अप एरिया जो है, जो अर्बन एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं या सेटलमेंट होता है, उसके लिए रिक्वायर होता है। फॉरेस्ट से टिम्बर और पेपर मिल जाता है। और क्रॉपलैंड और पास्चर की बात करें तो आपका फूड, फाइबर, लाइव स्टॉक, वो सब मिलता है। और फिशरीज ग्राउंड से आपको फिशेज मिलते हैं। सी फूड हुआ, जैसे ओशन हुआ, उससे क्या आपको मिलेगा? फिशेज मिलेंगे, सी फूड। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या मेजर करता है? यह मेजर करता है कि हाउ फास्ट वी कंज्यूम रिसोर्सेज एंड जनरेट वेस्ट कंपेयर टू हाउ फास्ट नेचर कैन एब्जॉर्ब आवर वेस्ट एंड जनरेट न्यू रिसोर्सेज। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नोन एज बायोकैपेसिटी, एंड डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट इज नोन एज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, बायोकैपेसिटी एक ही चीज को डिनोट करते हैं, बस अंतर बस इतना है कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट डिमांड साइड से है और बायोकैपेसिटी सप्लाई साइड है। बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर कंटिन्यूअस इन नेचर। तो ये वही चीज मैंने बताया। जब कार्बन फुटप्रिंट की बात आती है तो हम सोचते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट हम जनरेट कर रहे हैं, मतलब ह्यूमैनिटी कर रही है अपने गाड़ी से या अपने इंडस्ट्री से CO2 या ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड गैसों को रिलीज करके। लेकिन इसको हम बायोकैपेसिटी कंपोनेंट में भी रखते हैं। वो हमें ये बताता है कि how much biocapacity is necessary to neutralize the emission from burning fossil fuels। अगर हम शॉर्ट में कहें तो एक तरह से बायोकैपेसिटी कैसे न्यूट्रलाइज करती है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के कार्बन फुटप्रिंट कंपोनेंट को।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।